हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि चालू खाते के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 3 घटक दिखाई दे रहे होंगे और पूछ रहा है कि चालू खाते में कौन-कौन से शामिल हैं। तो याद रखिए, चालू खाते में वस्तु निर्यात और आयात शामिल है, विदेशी निवेश से आय शामिल है, प्रेषण भी शामिल है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर का सटीक वर्णन करता है? तो बताइए, इसमें से कौन प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर का वर्णन करता है? तो देखिए, विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार द्वारा संचालित होती है, जिसे कभी कभार हस्तक्षेप होता है, उसे बोलते हैं प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर। ठीक है, जिसमें कि कभी कभी क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि कीनेसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, लिखा हुआ है कि कीनेसियन मॉडल आर्थिक स्थिरता में समग्र मांग की भूमिका पर बल देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके पश्चात क्या लिखा है कि कीन्स ने प्रस्तावित किया कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। तो देखिए, ये बात सही नहीं है कि उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। ठीक है, और उनके सिद्धांतों का मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना। ठीक है, न कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप पर जोर देना। तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो राजकोषीय गुणक प्रभाव को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो याद रखिए, राजकोषीय गुणक प्रभाव का जो तात्पर्य होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप देश के कुल आर्थिक उत्पादन में होने वाली वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये इसी चीज का मापन करता है। ठीक है, राजकोषीय गुणक प्रभाव। बैंकिंग प्रणाली के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित मुद्रा के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखने का निर्देश दिया गया है। यानी कि ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि आरक्षित अनुपात की आवश्यकता का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता को बढ़ावा देना है। तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मुद्रा के प्रकारों के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा है मुद्रा के प्रकार और उसके उदाहरण से उसे मैच करना है। पूछ रहा है कि इसमें से कितने करेक्टली मैच्ड हैं। देखिए, सबसे पहले फिएट करेंसी जो होती है, हमें पता है कि जो फिएट करेंसी जो होती है उसका आंतरिक मूल्य नहीं होता और स्वर्ण के सिक्के का आंतरिक मूल्य होता है। ठीक है, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं होगा। फिर लिखा है लीगल टेंडर। याद रखिएगा, जो लीगल टेंडर है वो करेंसी नोट को दर्शाता है। ठीक है, फिर देखिए कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी जो है वो चांदी के सिक्के होते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है विकास की अवधारणा के बारे में एक क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि विकास में केवल आय और सकल घरेलू उत्पाद जैसे आर्थिक विकास के संकेतक शामिल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आय और जीडीपी से संबंधित आर्थिक विकास के संकेतक में शामिल है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे संकेतक शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, विकास में समानता, सम्मान, सुरक्षा जैसे गैर भौतिक पहलू भी शामिल हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होते हैं, उनमें से उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन से सही मैच है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसमें खेती किसानी शामिल होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा भी है कपास की खेती, तो ये सही सुमेलित है। द्वितीय क्षेत्र में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। जैसे देखिए, कपास से कपड़े की बुनाई, ये जो प्रोसेस है ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए होगा, यानी कि ये भी हमारा करेक्टली मैच्ड है। फिर तृतीयक फील्ड जो है उसमें लिखा है कि किसानों को बीज खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, जो कि बैंक का कार्य है। और बैंकिंग जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र में शामिल होता है इकोनॉमी के, यानी कि ये भी बिल्कुल सही मैच है। तो तीनों ही क्या है, सही तरीके से मैच है। अगला क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करता है? तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है कौन सा?
ऐसा रोजगार जहाँ श्रमिकों की कुल संख्या आवश्यक संख्या से अधिक हो। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी वहां पर होगा जहाँ मजदूरों की जरूरत है 10, लेकिन वहां 20 मजदूर लग के काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों की उत्पादकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको 10 लोगों की ही जरूरत थी। तो ऐसे जगह पे प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए उसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बैंक मुद्रा दर को स्थिर बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। केंद्रीय बैंक जो होगी वो मुद्रा की जो रेट होगा उसको बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। फिर लिखा है स्थिर दरें व्यापार में अधिक लचीलेपन की अनुमति देती है। देखिए, पहली बात यहाँ स्थिर दर, कोई भी अगर जैसे करेंसी रेट है जैसे 5%, तो अगर 5% ही है तो उसमें लचीलापन तो नहीं होगा, 5% हमको देना है, ठीक है? तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा कि जो स्थिर दरें होती हैं व्यापार में अधिक लचीलेपन की अनुमति देती हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है? तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कथन जो है लचीली विनिमय दर प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? तो देखिए, लचीली विनिमय दर जो जो ऊपर बता रही थी मैं आपको कि अगर स्थिर विनिमय दर है तो रेट फिक्स होगा, और अगर लचीली विनिमय दर प्रणाली है तो उसमें क्या होगा? विनिमय जैसे देखिए यहाँ लिखा है ना, विनिमय दर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति और मांग से निर्धारित होती है, क्योंकि फिक्स नहीं है। हमारा डिमांड जितना होगा उसके अनुसार जो उसका रेट है वो बढ़ता घटता रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बाह्यताओं के संदर्भ में लिखा है बाह्यताएं और उसके एग्जाम्पल, और कौन से सही सुमेलित है उसे बताना है। देखिए, सकारात्मक बाह्यताएं का अर्थ होता है कि शिक्षा के लिए जो सब्सिडी है वो सकारात्मक है, बिल्कुल सही। और नकारात्मक बाह्यताएं, कारखानों से जो प्रदूषण आ रहा है कहीं ना कहीं वो नकारात्मक इफेक्ट फैला रहा है ना, नेगेटिव इफेक्ट है उसका। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। शून्य बाह्यताएं, सरकारी व्यय शून्य बाह्यताएं कैसे हो जाएगा? सरकार जब व्यय करती है किसी चीज पे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, शून्य तो नहीं होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि स्टॉक और प्रवाह चर के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। सबसे पहले, स्टॉक चरों को किसी विशेष समय पर मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। लिखा है प्रवाह चर समय अवधि से क्या होता है? समय अवधि से स्वतंत्र होते हैं, ये बात गलत है। देखिए, जो प्रवाह चर होते हैं ना वो समय अवधि से स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा एवं ऋण के संदर्भ में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के मुख्य रूप में करेंसी नोट, मांग जमा शामिल है, सही है। फिर मांग जमा को मुद्रा के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे किसी भी समय निकाला जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार के संदर्भ में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विदेशी व्यापार उपभोक्ताओं के लिए बाजार विकल्पों का विस्तार करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए कि विदेशी व्यापार घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि देखिए, जब विदेशी व्यापार आएगा तो घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच क्या होगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, ठीक है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संपार्श्विक को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है, तो परिभाषित करता है, सॉरी। तो फिर देखिए, संपार्श्विक का अर्थ होता है कि ऋणदाता के पास ऋणदाता द्वारा ऋण चुकाए जाने तक गिरवी रखी गई परिसंपत्ति, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। देखिए, उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकियां, व्यापार एवं निवेश नीतियां का उदारीकरण, और विभिन्न देशों के कुशल श्रमिकों के आवागमन पर प्रतिबंध, ये गलत है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए उसे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि जो COPRA उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो उपभोक्ताओं का अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ क्या करता है? शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम बनाता है। तो बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा। फिर देखिए, जो यहाँ पे लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केवल सरकारी उद्यमों से खरीदे गए सामान पर लागू होता है, तो ये गलत है, ठीक है? कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
फिर लिखा है कि विकासात्मक अध्ययनों में प्रयुक्त औसत आय की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित करता है? तो देखिए, औसत आय का मतलब होता है कि किसी देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर ए। फिर सतत विकास की अवधारणा के बारे में एक क्वेश्चन है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। लिखा है सतत विकास से जो तात्पर्य होता है वो होता है आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता के साथ संतुलित करना। तो ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है कि इसका जो उद्देश्य है भावी की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी सही है। फिर लिखा है कौन सा कथन मानव पूंजी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो याद रखिएगा, मानव पूंजी का अर्थ होता है व्यक्तियों द्वारा अर्जित कौशल, ज्ञान एवं स्वास्थ्य जो उनकी उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, उत्पादकता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वो होता है मानव पूंजी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की औद्योगिक नीति के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखिए, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कोर क्षेत्रों के उद्योगों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये बात भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट जो होते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम बहुत सारे बनाए गए हैं ना प्लास्टिक अपशिष्टों को रोकने के लिए, उसके बारे में क्वेश्चन है। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 75 माइक्रोन से कम एकल के उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। नियमों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाया गया है जिससे कि उत्पादकों को प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 द्वारा लक्षित निम्नलिखित कारकों के बारे में देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रयुक्त बैटरियों का संग्रहण एवं पुनर्चक्रण, फिर बैटरी निर्माताओं के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, फिर है लैंडफिल में लिथियम आयन बैटरियों का निपटान, फिर है बैटरी पुनर्चक्रण निर्देश के लिए मानकीकृत लेबलिंग। यानी कि ये चारों ही सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जिसे भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था? तो याद रखिए कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को लागू करने वाले उद्योगों को पुरस्कृत करना, ऑप्शन नंबर ए। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रजाति के संरक्षण पर यह ध्यान केंद्रित करता है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, तो बताइए किस पर ध्यान केंद्रित करता है? बिल्कुल सही, शेर, हिम तेंदुए, जैगुआर और बाघ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में क्वेश्चन है। लिखा है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती जो है उन पद्धतियों में उच्च फसल उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों का यूज किया जाता है तो नहीं किया जाता, ये गलत है। फिर लिखा है सरकार द्वारा किसानों की इनपुट लागत को कम करने, मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, प्रतिनिधि एकाग्रता पथ के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस सांद्रता स्तरों के परिदृश्य। देखिए, क्वाड के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो क्वाड है उसमें भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त एवं खुले व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गठित गठबंधन है, तो ये बिल्कुल सही है। लिखा है इसका जो एम है वो चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दक्षिण चीन सागर में सैन्य उपस्थिति स्थापित करना है, तो इसका जो एम है वो गलत दिया हुआ है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन कौन से आयाम शामिल हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि उसमें प्रजनन, स्वास्थ्य, शैक्षणिक उपलब्धि, संसदीय प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। वरिष्ठ पदों पर रोजगार शामिल नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर लिखा है डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जा रही वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्मित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि कम ऊंचाई वाले खतरों से बचाव के लिए, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना से संबंधित है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि जो आरबीआई है एकीकृत लोकपाल योजना बैंकिंग, एनबीएफसी एवं डिजिटल लेन देन के लिए अलग अलग लोकपाल योजनाओं को एक ही ढांचे के तहत एकीकृत करती है, ये बात सही है। लिखा है यह योजना
ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती है यदि विनियमित संस्था 60 दिनों तक नहीं होगा, 30 दिन होगा, 30 दिनों तक उनकी समस्या का समाधान नहीं करती है। ये गलत हो जाएगा। अगर 2 को एलिमिनेट करेंगे तो करेक्ट आंसर अपने आप निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर लिखा है कि कौन-सा प्राथमिक घाटे का सही वर्णन करता है? तो याद रखिए राजकोषीय घाटा जो है उसमें से अगर ब्याज भुगतान को हम माइनस कर देते हैं, तो प्राथमिक घाटा आता है। देखिए फिर आर्थिक एजेंटों के बारे में क्वेश्चन है कि आर्थिक एजेंटों में उपभोग उत्पादन संसाधन आवंटन में शामिल सभी संस्थाएं शामिल हैं जिनमें कि परिवार फर्म सरकारी निकाय भी शामिल है। फिर लिखा है आर्थिक विश्लेषणों में बैंकों जैसे वित्तीय संस्थाओं को भी निवेश ऋण प्रवाह को प्रभावित करने में उनकी भूमिका के कारण आर्थिक एजेंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए निम्नलिखित संकेतकों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त संकेतकों में से कितने मुद्रास्फीति को मापते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, जीडीपी, अपस्फीति कारक। ये तीनों ही मुद्रास्फीति को मापते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो आरबीआई है उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले गुणात्मक उपकरणों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए नैतिक उपकरण या फिर दबाव, ये गुणात्मक उपकरण है, बिल्कुल सही। उसके बाद है मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं, ये भी सही है। फिर रेपो रेट, याद रखिए जो रेपो रेट है वो गुणात्मक मापन नहीं है बल्कि मात्रात्मक है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए ये दोनों सही है, ये गलत है। फिर देखिए लिखा है मौद्रिक नीति के लिए आरबीआई के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार करना है। देखिए वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि से वाणिज्यिक ऋण के लिए उपलब्ध धनराशि कम हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है बैंक रेट को कम करने से बैंकों को व्यवसायों एवं व्यक्तियों को ऋण देने में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए सीपीआई और जीडीपी अपस्फीति कारक के बारे में क्वेश्चन है। सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती है जबकि जीडीपी अपस्फीति कारक में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। फिर देखिए कि सीपीआई में वस्तुओं का भार स्थिर रहता है लेकिन उत्पादन स्तर के आधार पर जीडीपी अपस्फीति कारक में भिन्नता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए भारत एआई मिशन का जो एम है वो है स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक राष्ट्रीय एआई बुनियादी ढांचा स्थापित करना, ये चीज़ सही है। कथन दूसरे में क्या है कि यह मिशन के तहत निजी कंपनियों को एआई अनुप्रयोगों के विकास में सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी करने से प्रतिबंधित किया गया है। ये बात जो है बिल्कुल गलत है क्योंकि देखिए एआई के लिए अभी बहुत सी ऐसे प्राइवेट कंपनी हैं जो कि सरकारी कंपनी के साथ अनुबंध करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की क्वांटम कंप्यूटिंग पहल में निम्नलिखित अनुप्रयोगों पर विचार करना है। कह रहा है कि भारत की क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान में उपर्युक्त में से कितने को सक्रिय रूप में प्राथमिकता दी गई है? तो देखिए सबसे पहले तो क्रिप्टोग्राफी एवं सुरक्षित संचार, फिर जलवायु मॉडलिंग, उसके बाद वित्तीय बाजार का पूर्वानुमान, आनुवांशिक डेटा विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। देखिए इसरो के द्वारा पुष्पक पुनः प्रयोजक प्रक्षेपण यानी कि आरएलवी के संबंध में क्वेश्चन है। देखिए आरएलवी जो है उसको छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका जो यूज़ है वो कई प्रक्षेपणों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है, तो ये बात सही है। फिर है इसका उद्देश्य पुनः प्रयोज्यता को बढ़ाकर उपग्रह प्रक्षेपण की समग्र लागत को कम करना है। जाहिर सी बात है अगर पुनः उपयोग करा जाएगा तो लागत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर लिखा है इसका जो यूज़ है मेनली मंगल ग्रह एवं अन्य ग्रहों के अंतर्ग्रहीय मिशन के लिए किया जा रहा है, ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होने की वजह से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक अर्थ मिशन है ना कि ये मंगल ग्रह के लिए है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के बारे में क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इसका एम पूछ रहा है ना, तो उसका करेक्ट आंसर होगा कि एक ही बैलिस्टिक मिसाइल से कई परमाणु हथियार को पहुंचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में एंड टू एंड क्वांटम संचार लिंक की स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का जो यूज़ है
उसको करके सुरक्षित सरकारी संचार को वो सक्षम बना सकता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर सबमरीन केबल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन लिखा है कि सबमरीन केबल सिस्टम जो है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, देशों के बीच हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सक्षम करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। परमाणु प्रौद्योगिकी में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? बताइए क्यों माना जाता है इम्पोर्टेंट? देखिए, इसलिए माना जाता है क्योंकि वे जितना उपभोग करते हैं उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि यह प्रणाली वाहनों को बिना रोके टोल एकत्रित करने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकों का यूज़ करती है, सही है। यह प्रणाली प्रमुख राजमार्गों पर यातायात की भीड़ और ईंधन की खपत को कम करने के लिए निर्मित की गई है, दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समान नागरिक संहिता का जो उद्देश्य है वो सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले धर्मनिरपेक्ष कानूनों का एक एकल समुच्चय स्थापित करता है, सही है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के द्वारा समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया है, तो ये बात भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव पहल के बारे में क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, सही। और एक सामान्य मतदाता सूची का कार्यान्वयन किया जाएगा, सही। लिखा है स्थानीय निकाय चुनावों का राष्ट्रीय चुनाव के साथ समन्वय, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के बारे में क्वेश्चन है कि आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन प्राप्त होता है, तो हमें सबको पता है कि जो आदर्श आचार संहिता है उसे वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि अगर एक हमने एलिमिनेट कर दिया तीनों से तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो ये अधिनियम है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है और यह भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का सर्वोत्तम वर्णन कौन-सा करता है? तो याद रखिएगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, वो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का यूज़ करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, ठीक है? तो वही होता है ग्रीन हाइड्रोजन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है उसके बारे में, सबसे पहले तो भारत मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का संस्थापक मेंबर है, तो ये बात सही है। फिर इस गठबंधन का जो एम है वो है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए मैनग्रोव को संरक्षण देना, तो ये बात भी सही है। फिर लिखा है यह पहल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आरंभ किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है बेसिकली ये कब आया था? COP 27 जब हुआ था, ठीक है? तब आया था। और याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने इसे लॉन्च किया था, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो याद रखिएगा कुछ पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए समुद्र तटों को प्रदान किया जाने वाला एक इको प्रमाणन होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन। फिर देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कि इसका जो लक्ष्य है वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 से 30% की कमी लाना है। फिर इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक प्रयास शामिल है। फिर इस कार्यक्रम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निवारक और सुधारात्मक दोनों प्रकार की कार्यवाही शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों ही सही है। फिर मिशन कर्मयोगी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन कौन करता है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो याद रखिए कि सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का पहल है मिशन कर्मयोगी। देखिए अटल भूजल योजना के बारे में एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अटल भूजल योजना के बारे में, जिसमें कि आपको डाउट हो सकता है। देखिए इसका जो एम है वो जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है, ये सही है।
और इसका जो वित्त पोषण है भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है? याद रखिएगा भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों को लक्षित करता है, नहीं। अटल भूजल योजना जो है वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एसआर मुंबई निर्णय ने राष्ट्रपति शासन लागू करने को न्यायिक समीक्षा के अधीन लाकर आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को सीमित कर दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। लिखा है कि निर्णय में यह स्थापित किया गया है कि राष्ट्रपति शासन केवल बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। तो ये बात गलत है, ठीक है? तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। बल्कि उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति शासन यदि लगाना है तो उसके लिए संवैधानिक तंत्र का विफल होना उस राज्य में, ये इसके लिए कंडीशन लाया गया था, ठीक है? फिर देखिए, भारत में नगरीय निकाय चुनाव निम्नलिखित में से किस प्रावधान के द्वारा शासित होते हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का भाग 9A, ठीक है? फिर देखिए, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए डेटा एकत्रित करता है? तो याद रखिएगा वस्तुओं एवं सेवाओं पर घरेलू व्यय पैटर्न का विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां क्या भूमिका निभाती है? तो याद रखिए किसानों की मौसमी आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड स्टैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कौशल अपस्किलिंग रीस्किलिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, ऑप्शन नंबर सी। भारत में वित्तीय हस्तांतरण के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, अनुच्छेद 270 जो है वो राज्य और केंद्र के राजस्व विभाजन की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है, सही है। फिर 15वें वित्त आयोग ने 41% ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण की सिफारिश की थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर राज्य अपना शेयर आवंटन जो है वो स्वतंत्र रूप से तय कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? राज्य नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई वोकल फॉर लोकल पहल के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इस चीज को याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत लघु मध्यम उद्यमों के लिए बाजार पहुंच सृजित करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के द्वारा आरंभ की गई आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली के बारे में क्वेश्चन है। लिखा है कि आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली को संपूर्ण भारत में आतंकवाद एवं संगठित अपराध से संबंधित आपराधिक मामलों की जांच को डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित मानकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है? तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। लिखा है इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, कानून प्रवर्तन गतिविधियों को केंद्रीकृत करना एवं अंतर एजेंसी सहयोग के लिए जांच संबंधी डेटा को सीमित करना नहीं, बल्कि जो डेटा है उसको विभिन्न मतलब एक्सपेंड करना, ठीक है? डेटा को उपलब्ध कराना। तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के बारे में एक क्वेश्चन है, उसका प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है? प्राइमरी एम क्या है? तो आइए देखते हैं। इसका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉन्ड के प्रकार और विशेषताएं कौन से सुमेलित है? देखिए, ट्रेजरी बिल शून्य कूपन बॉन्ड होता है, सही है। नगद प्रबंधन बिल परिपक्वता अवधि 91 दिन से कम। फिर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां केवल अस्थायी ब्याज पर नहीं, स्थायी अस्थायी दोनों पे होता है। राज्य विकास ऋण जो होता है वो राज्य देती है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये दोनों मैच नहीं है, ये दोनों मैच है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का सटीक वर्णन करता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख रोजगार संकेतकों का अनुमान प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहे और जल्दी से एग्जाम में सिलेक्शन ले और अपना ख्याल रखें।